Hello friends, welcome to all of you once again. In today's session we are going to learn about the conformations, cyclohexanes के कितने conformations होते हैं और butane और उसके बाद substitution देखेंगे cyclohexane में mono substitution और di substitution all are very important. तो start करते हैं. Now यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनेगा सर कॉन्फर्मेशंस होता क्या है. तो कॉन्फर्मेशन मतलब होता है कि इट इज़ अ डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट विच इज़ गेटिंग ऑब्टेन्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम. इफ यू हैव अ CH3 CH2 CH2 bond CH3, तो ये आपका n ब्यूटेन है. इन दिस n ब्यूटेन इफ यू आर रोटेटिंग द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, तो आपने कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया. तो यू आर गेटिंग द न्यू स्पेशियल अरेंजमेंट, दैट इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो डिफरेंट आ जाएगा. दैट इज अ स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. तो ये जो पहले वाला स्पेशल अरेंजमेंट था उसके कंपेयर में ये नया आ जाता है. तो आपने कैसे ऑब्टेन किया, यू आर गेटिंग इट बाय रोटेटिंग द बॉन्ड बिटवीन द C2 and the C3. So how we can define the conformers? Conformers are the new arrangement of an atom which is getting obtained by rotating the bond between any two carbon. Okay. तो अभी यहाँ पे जो है एग्जाम्पल मैंने लिया है वो लिया है एन ब्यूटेन का. तो देखिए अभी क्या होता है कि यहाँ पे इसका हम लोग लेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. Now in the Newman projection formula we'll try to understand which conformer is more stable और उसके पीछे का क्या रीजन है, डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, रिपल्शन की क्या वैल्यूज होती है, वो जरा समझने की कोशिश करेंगे. तो देखिए आपने क्या किया, कार्बन नंबर C2 और जो C3 है इसके बीच में रोटेशन किया है. तो मैंने एक फ्रंट कार्बन निकाल लिया, येलो वाला फ्रंट है, ठीक है. ऊपर आपने CH3 रखा है, फिर ये सेकेंड कार्बन है, दिस इज द कार्बन नंबर 2, और फिर उसको H. अब मैंने इसके पीछे एक कार्बन है उसको मैंने C3 बोल दिया, और वो जो है रेड से दिखा रहा हूँ मैं, वो बैक साइड है. तो यहाँ पे भी एक आएगा CH3 और ये CH3 और ये CH3. तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फुल्ली क्या है, आपका एक्लिप्स है, मतलब आगे वाले ने पीछे वाले को पूरी तरह से क्या किया है, ढक लिया है. सो दिस इज अ फुल्ली एक्लिप्स्ड. अब मैं क्या करूंगा, आई विल बी जस्ट रोटेटिंग थ्रू अ 60 डिग्री. मैं क्या करूंगा, 60 डिग्री से रोटेट करता हूँ, ठीक है. तो जो पीछे वाला है उसको एज इट इज रख देते हैं, आगे वाले को मैं रोटेट कर रहा हूँ. नो सी, सो व्हेन यू आर रोटेटिंग, पीछे जो है वो रेड वाला था उसको मैंने एज इट इज रखा है. सो दिस इज CH3, this is your H and then H. So when you are rotating the front वाला कार्बन, that is the C2, तो ये जो यहाँ पे था वो घूम के यहाँ पर आ जाएगा. यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर मिलेगा. CH3 दिस, ठीक है. तो इसको हम लोग गॉच स्टैगर्ड बोलते हैं. दिस इज अ गॉच स्टैगर्ड स्ट्रक्चर. तो गॉच स्टैगर्ड अगर कोई पूछे एंटी की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है, तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा एनर्जी. तो देखो हियर यू विल फाइंड द डाइहेड्रल एंगल. डाइहेड्रल एंगल, अभी देखिए जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो आपको ये चेक करना है कि वो 0 है कि 60 है कि 120 है कि 180 है, तो उसके हिसाब से उसमें एनर्जी टॉर्शनल स्ट्रेन आता है. तो यहाँ पे जो CH3 है ये येलो वाला, इसको 1 नंबर से दिखा दिया मैंने, और ये जो मिथाइल है, दिस मिथाइल, इसको रेड से दिखा दिया. तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है. तो मिथाइल मिथाइल के बीच में एक रिपल्शन होता है, उसका एक वैल्यू आता है. और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये आपस में रिपल्शन करके 4 किलो जूल का एनर्जी देते हैं. तो 4 किलो जूल एनर्जी यहाँ से आएगी, 4 किलो जूल एनर्जी यहाँ से आएगी, और ये जो है मिथाइल मिथाइल का भी आपस में क्या होता है, इंटरैक्शन, बिकॉज डाइहेड्रल एंगल यहाँ पे 0 है तो उनका
रिपल्शन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, तो ये 11 किलो जूल का एनर्जी रिलीज करता है। तो मिला जुला कि ये जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है इसके पास जो एनर्जी बन रही है वो बन रही है 19 किलो जूल। बात समझ में आ रही है? तो जब आप उसमें थोड़ा सा रोटेशन करके स्ट्रेन को रिलीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60। तो ये मिथाइल और ये मिथाइल के बीच में टॉर्शनल स्ट्रेन आता है और इसकी वैल्यू लगभग 3.2 किलो जूल के आसपास जाती है। अब आप इसको फिर से रोटेट करेंगे, तो जब आप फिर से रोटेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, गॉच एक्लिप्स मिलेगा, बिकॉज दिस मिथाइल, जस्ट आई विल मेक इट, जस्ट लेट मी, या। तो जब आप इसको 60 डिग्री से फिर से रोटेट करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज। तो पीछे वाला तो रेड वाले को मैंने घुमाना नहीं है, उसको मैंने कांस्टेंट ही रख दिया है। आई एम जस्ट रोटेटिंग द फ्रंट वाला, CH3 H एंड H। तो अभी क्या होगा, ये जो H है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा, आगे से नहीं दिखेगा, आगे आपको हाइड्रोजन ही दिखेगा। ये मिथाइल इसके ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको येलो से दिखा देता हूँ, सी। तो ऊपर जो है वो आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अभी जो है आपको डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया यहाँ पे, 120 डिग्री। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आपका और मिथाइल है इसका रिपल्शन अच्छा खासा होगा, तो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिलेगा। ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन का भी मिलेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का तो आपने देख ही लिया, चार्ज आता है। ठीक है, तो इसका एनर्जी जो है लगभग ये 4 हो जाता है, एंड दिस इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग होता है, 5 के आसपास मान के चलो। दिस इज 5 + 5 10, एंड दिस इज 4। तो ये 14 किलो जूल के आसपास इसकी एनर्जी रहती है। नाउ विल सी द एग्जैक्टली, आई हैव टेकन द इसका टॉर्शनल स्ट्रेन वर्सेस एंगल का मैंने ग्राफिक निकाला है, तो वो जरा देखते हैं। तो अभी यहाँ पे ये है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी जिसके पास रिपल्शन या टॉर्शनल स्ट्रेन का जो अमाउंट है या जो वैल्यू है वो कम आएगा। तो कम किसका आएगा, जब आप पूरा का पूरा एकदम अपोजिट रख देंगे। मतलब ये जो मिथाइल येलो वाला यहाँ दिख रहा है, ये येलो वाले का और ये रेड वाला जो मिथाइल है, ये लोगों के बीच में क्या हो जाए, कुछ इंटरेक्शन होने का चांसेस एकदम कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एकदम स्टेबल हो जाएगा। तो नाउ विल सी दैट ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ। अभी यहाँ पे दो चीज़ आपको समझनी थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन का वैल्यू कितना आ रहा था वो मैंने बता दिया, 4 जूल आ रहा था, किलो जूल आ रहा था, और मिथाइल मिथाइल का ऑलमोस्ट कितना बन रहा था, 11। ठीक है, नाउ सी, इफ यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, तो ये वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, और एक्स एक्सिस पे आपने थीटा लिखा कि कितने डिग्री से आप उसको रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए जो पहला वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये फुल्ली भाई ये क्या है, एंटी है, मतलब मिथाइल ऊपर ये नीचे, तो भाई कुछ इंटरेक्शन होने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो ये जो है एकदम स्टेबल रहेगा, एनर्जी लगभग इसकी 0 के बराबर है। अच्छा, जब आपने 60 डिग्री से घुमा दिया, क्या कर दिया, यू आर जस्ट रोटेटिंग बाय 60 डिग्री, तो आपने क्या किया, आगे वाले को घुमा दिया। तो ये जो मिथाइल दिख रहा है यहाँ पे, ये मिथाइल घूम के इधर चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। तो हमको ये स्ट्रक्चर मिल रहा, दैट इज एक्लिप्स्ड। अब इसका जो एनर्जी है, एंटी वाला, एंटी वन और एक्लिप्स टू, तो एंटी वन के कंपेयर में जो एक्लिप्स टू है वो 16 किलो जूल ज़्यादा है, तो टॉर्शनल स्ट्रेन उसमें मतलब +16 हो चुका है। तो वो +16 आ कहाँ से रहा है, +16 वो बन कहाँ से रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन मैंने बता दिया 4 किलो जूल होता है। ठीक है, तो ये जो है लगभग हाइड्रोजन और मिथाइल का यहाँ पे जो है, इफ इट इज लाइक 8 + 7 + 7, तो लगभग ये 7 के पास जा रहा है, यस, 7 नहीं, 6। ठीक है, तो ये 6 किलो जूल का रिपल्शन है, सो इट इज समवेयर 5 और 6 के, तो आप मान के चलो यहाँ पे 6 किलो जूल का रिपल्शन का वैल्यू मिलेगा। तो ये 6 किलो जूल और ये 6 किलो जूल मिला के 12 हो गया, और ये 4 16। तो आपका जो एक्लिप्स्ड मिला है, बाय रोटेटिंग फ्रॉम एंटी, यू आर गेटिंग द गॉच एक्लिप्स्ड, दिस इज द गॉच एक्लिप्स आल्सो यू कैन कॉल इट।
तो जब आप ये जो एंगल्स आ रहे हैं ना, इनके बीच में कोई बोलेगा 109 डिग्री से घुमा दिया, कोई बोलेगा 50 डिग्री से घुमा दिया, कोई बोलेगा 60 डिग्री से घुमा दिया, कोई बोलेगा सर 45 डिग्री से घुमा दिया, तो वो सबको हम लोग स्क्यू स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। वो आगे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है, बता दूंगा। अब देखिए, अब जो आप फिर से आपने क्या किया, 60 डिग्री से घुमा दिया तो डाइहेड्रल एंगल हो गया 120 डिग्री का। तो मैंने बता दिया ये मिथाइल और ये मिथाइल के बीच में होता है टॉर्शनल स्ट्रेन, और उस टॉर्शनल स्ट्रेन की जो वैल्यू आती है वो आती है 3.8। क्या आती है? 3.8 किलो जूल पर मोल। तो ये थोड़ा सा और नीचे आ चुका है, बट एंटी के से नीचे नहीं गया है वो, बिकॉज एंटी का तो भाई जीरो है ना, तो जीरो से नीचे तो माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं ये तीनों में कंपेयर करने का कोशिश करूं, तो एंटी इज ऑलवेज स्टेबल। एंटी के बाद आपका गॉच आ रहा है जहाँ पे डाइहेड्रल एंगल 120 डिग्री है। अच्छा, अब एक और देख लीजिए, आपने फिर से 60 डिग्री से घुमा दिया, सो यू हैव डन 3 रोटेशन। तो डाइहेड्रल एंगल कितना बन रहा है? 180 हो गया। तो ये जो मिथाइल है ऊपर का, और ये मिथाइल ने भाई एकदम आमने सामने हो गया। मिथाइल मिथाइल एकदम आगे वाले मिथाइल ने पीछे वाले को ढक लिया। ठीक है, तो इसका जो रिपल्शन का वैल्यू आता है वो आता है 11 किलो जूल पर मोल का। मतलब मिथाइल मिथाइल का डाइहेड्रल आपका जो ये होगा रिपल्शन होगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का तो 4 होता है, तो मिला जुला के हो जाएगा 19 किलो जूल पर मोल। तो 19 किलो जूल तो मैक्सिमम है। तो ये क्या है? गॉच एक्लिप्स है। दिस इज ऑल्सो द गॉच एक्लिप्स। तो ये 4 स्ट्रक्चर है, बाकी इसके बाद जो भी आएगा सब रिपीटेशन होगा, इसमें कोई नया बनने वाला नहीं है। तो हमको 4 एनर्जी मिल रही है। एक तो 0 है, एक 3 पॉइंट आपका 8 है, एक आपका 16 है, एंड देन वी गॉट वन मोर दैट इज अ 19। So based upon the energy, we can say that which one is the more stable. So when you had anti, from the anti when you draw the 60 से घुमाया, तो एनर्जी कितना है? 16 है। फिर 60 घुमाया तो 3.8 आया, फिर 60 घुमाया तो 19 आ चुका है। सो ये जो कॉन्फर्मेशन बन रहा है, या इसके अलावा जो और नया बनेगा ड्यू टू द रोटेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यू स्ट्रक्चर्स और द स्क्यू कॉन्फर्मर्स। तो ये है रोटेशन। इसमें जब पूछेगा ना किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो ओरिएंटेशन किधर है उसका। मतलब मिथाइल मिथाइल जो है आमने सामने आ गया है, तो 11 है। मिथाइल मिथाइल का टॉर्शनल स्ट्रेन अगर, क्योंकि देखो मिथाइल मिथाइल जब डायहेड्रल एंगल दोनों के बीच में मान के चलो 0 है, तो वो 11 किलो जूल का दिखाता है। जब 60 डिग्री पे रहेगा तो 3.8 दिखाता है। और हाइड्रोजन और इसका तो देख ही लिया आपने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 4 होता है, और हाइड्रोजन मिथाइल का जब टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा तो वो जाता है आपका हाइड्रोजन और इसका ये डायहेड्रल एंगल जब 0 रहेगा मिथाइल का और हाइड्रोजन का, तो हम लोगों ने उसको 6 लिया है। तो ये आपका एन ब्यूटेन का मैंने लिया है। इसी प्रकार से आपका इथेन का भी बन सकता है और आपका प्रोपेन का भी बन सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पर कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन तो अपन ऐसे बना देते हैं, जस्ट विल ड्रॉ द रिंग। ठीक है, सी साइक्लोहेक्सेन को मैंने ऐसे निकाल दिया, बट ये कोई इसका करेक्ट वे नहीं है। क्यों? जब आप एमसीक्यू में क्वेश्चन देखोगे, मिथाइल ग्रुप को रखा है 1 नंबर पे, तो बच्चा बोलेगा यार वो 1 नंबर मतलब तो एक ही नंबर है। तो उसने अभी एक्सियल और इक्वेटोरियल तो पढ़ा नहीं है, तो उसको उधर पे क्लियरिटी आएगी नहीं। तो एक्चुअली ये इस फॉर्म में नहीं होता। इसका जो एक्चुअल वे होता है ये बन जाता है चेयर फॉर्म या बोर्ड फॉर्म। इसको भी ड्रॉ करने का तरीका, ये दोनों लाइन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पैरेलल। ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन होनी चाहिए पैरेलल। उसी प्रकार ये लाइन और ये लाइन भी होनी चाहिए पैरेलल। जस्ट ये कोई क्रॉस चेक करने वाला नहीं है, बट एज फार एज द इसका जो बनाने का तरीका है मैं वो बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका चेयर, दिस इज द चेयर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है ना कि जैसे कि ये देख लो, ये ऐसे आप 6 ये कर लो, बॉन्ड्स को कनेक्ट कर लो, साइक्लिक रहेगा तो ऐसे हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है। बट वो लोग आपस में एडजस्टमेंट करते हैं। स्ट्रेन तो सब में होता है, बिकॉज जैसे जैसे एटम्स रिंग का साइज छोटा होता जाता है उसमें स्ट्रेन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ये साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आता है। अब ये थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, बोलेगा ये चेयर फॉर्म में, तो बोलेगा चलो यार हाफ चेयर बन लेते हैं। तो हाफ चेयर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, फिर ये ट्विस्टेड बोर्ड बन जाता है।
नंबर ऑफ जो एटम्स है ना वो कितने रहेंगे आपके पास, 6 ही रहेंगे। अब बच्चा बोलेगा सर इधर तो ज़्यादा लग रहा है, सो 1 2 3, ये 3 इधर है, 1 2 3 है, ये इसको कोई एटम मत मानना, ये कोई एटम नहीं है। तो ये चेयर फॉर्म है, ये हाफ चेयर है, ये ट्विस्टेड है, और एक होता है बोट फॉर्म। ठीक है, बोट फॉर्म में ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग पोल। क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल। यहाँ पे कोई अगर एटम आ जाएगा ना एक दूसरे को धक्का मारेगा, उसको फ्लैग पोल रिपल्शन बोलते हैं। अभी मैं इसका एनर्जी के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, नीचे ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे लिया है मैंने, सी। सो व्हाट दे आस्क इन द एंट्रेंस, दे आस्क द विच इज द मोस्ट स्टेबल अमंग द साइक्लिक, आपका साइक्लोहेक्सेन का जो ऑर्डर बनता है। तो ऑलरेडी यू कैन सी हियर, चेयर फॉर्म जो है उसकी एनर्जी, जब आपने हाफ चेयर किया तो हाफ चेयर का एनर्जी 45.2 किलो जूल बढ़ चुका है। फिर ट्विस्टेड बोर्ड का एनर्जी कितना है, 23 है। बोर्ड का कितना है, 30 है। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे, मतलब हाफ चेयर की एनर्जी भाई कितनी सबसे ज़्यादा है, हाफ चेयर जो है वो 45.2 किलो जूल पर मोल का एनर्जी रख रहा है। इसके बाद किसका नंबर लग रहा है, बोर्ड का लग रहा है, बोर्ड फॉर्म, दैट इज हाउ मच, 30 किलो जूल per mole. And then you are having the twisted board, that is how much, 23 kilojoule per mole। ठीक है, तो ये हाफ चेयर, चेयर का तो छोड़ ही दो, उसको तो लेना ही नहीं है। ये तीनों में अपने को ऑर्डर में आता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो आप बोल सकते हो ट्विस्टेड बोर्ड भाई सबसे आगे आता है बिकॉज उसकी एनर्जी कम है। मतलब मैं ये तीनों में बात कर रहा हूँ, मैंने चेयर फॉर्म को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, फिर आपका बोर्ड फॉर्म का 30 किलो जूल है, तो ट्विस्टेड बोर्ड के बाद बोट आएगा, फिर हाफ चेयर। तो हाफ चेयर की जो एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है हो जाती है सबसे कम। तो साइक्लोहेक्सेन इस तरह से नहीं मिलता है, चेयर फॉर्म में मिलेगा या तो बोर्ड फॉर्म में मिलेगा। इसका चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म या ट्विस्टेड फॉर्म में या हाफ इसमें मिलने का एडवांटेज क्या है वो अभी आपको समझा दूंगा। ये जो मोनो सब्सटीट्यूशन और डाई सब्सटीट्यूशन मैंने यहाँ पे अभी नेक्स्ट कंसेप्ट वही मैं बताने वाला हूँ, देखते हैं। देखो, आई होप ये दोनों कंसेप्ट समझे होंगे ऊपर वाले। अब हम बात करेंगे मोनो सब्सटीट्यूशन एंड द डाई सब्सटीट्यूशन ओवर द साइक्लोहेक्सेन। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो आप सब्सटीट्यूशन करोगे ना, तो साइक्लोहेक्सेन में मतलब रिंग अगर आप चेयर फॉर्म नहीं बना रहे हो, बोर्ड फॉर्म नहीं बना रहे हो, तो उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी लगा दो। लेकिन जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करोगे तब फर्क पड़ता है, तब फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी देखो ये तो इस फॉर्म में होता नहीं है, एज ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये मिलेगा आपको चेयर फॉर्म में, स्टेबिलिटी के मामले में ज़्यादा, इसके लिए इसको मैंने ये बनाया। अभी यहाँ पे देखो दो पोजीशन होती है, एक एक्सियल होता है क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड तो होने ही होने, एक्सियल है, और एक दूसरा होता है इक्वेटोरियल, ए और ई। ठीक है, अगर एक्सियल पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 2 मिथाइल को रखा है, एक मिथाइल को मैंने एक्सियल पे रखा है और दूसरे मिथाइल को मैंने इक्वेटोरियल को रखा है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल and this is example number 2, and we'll just try to understand which is the most stable, which is the most stable। तो मतलब ये स्टेबिलिटी अपने आप तो आएगी नहीं, उसके पीछे कुछ तो रीजन रहेगा। सो वेन एवर यू आर पुटिंग द एक्सियल ग्रुप के ऊपर कोई भी एक्सियल पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा रहे हो और कोई इक्वेटोरियल पे लगा रहे हो, तो देखो ये जो है ना भाई क्या करता है, इसका भाई इससे डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, डायएक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है। तो उसकी वजह से इंटरेक्शन होगा तो मतलब रिपल्शन आएगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी घटेगी। तो एक्सियल पोजीशन पे अगर आप कोई ग्रुप लगा रहे हो तो स्टेबल नहीं होगा। आगे वो अलग केस होता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो बात करना ही नहीं हमको यहाँ पे फिलहाल। मैं ये नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि जब एक्सियल पोजीशन पे आप कोई ग्रुप लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन मारेगा और एक दूसरे को धक्का मार के पीछे चला जाएगा, तो स्टेबिलिटी के मामले में कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही मिथाइल को आपने इक्वेटोरियल पे लगा दिया है तो वो क्या करेगा भाई, उसको इंटरेक्शन करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वो सिस्टम से थोड़ा सा दूर है। तो अगर आप एक ही सब्सटीट्यूशन कर रहे हो तो कोशिश ये करना होता है उसको इक्वेटोरियल पे रखो, अनलेस देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज गेटिंग फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ व्हेन वी आर पुटिंग ऑन द एक्सियल पोजिशन।
तो मोनो सब्स्टिट्यूशन में प्रेफरेंस आपको इक्वेटोरियल वाले ग्रुप को दिया जाएगा। अब हम बात कर लेंगे डाईएक्सियल पे, तो जरा देख लेते हैं। डाईएक्सियल पे मैंने जो एग्जांपल लिया है 1,4 डाई सब्स्टिट्यूशन ओवर दी दिस, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। तो जो ट्रांस होता है, पहली बात तो सीस एंड ट्रांस कैसे बनता है वो आपने इस तरह से देखना होता है कि ग्रुप ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मतलब दोनों ऊपर जा रहे हैं या एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। अगर मैं बात करूंगा इक्वेटोरियल का, देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका यहाँ पे मिथाइल है, तो ये मिथाइल जो है, जस्ट लेट मी मेक इट हियर, सी, नाउ व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पर जो है 1,4 डाई सब्स्टिट्यूशन मारूंगा। तो 1,4 मतलब ये एक नंबर हो गया, एक मिथाइल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये चौथा नंबर है, इसको मैंने मिथाइल इधर लगा दिया, मतलब दोनों के दोनों किधर गए, एक्सियल एक्सियल पे चले गए। तो अभी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी लगा सकता हूँ मैं, CH3, एक एक्सियल भी कर सकता हूँ और एक इक्वेटोरियल भी कर सकता हूँ, तो वो भी बता देता हूँ मैं। दिस इज एक्सियल एंड दिस इज इक्वेटोरियल। अब कोई बोलेगा इसमें सीस कौन सा और ट्रांस कौन सा, तो बच्चा बोले सीस ट्रांस तो हम लोग को ऐसा पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने देखा एक तरफ जा रहा है, तो वो तो एल्कीन में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आएगा, दिस मिथाइल इज गोइंग अप एंड दिस मिथाइल इज लाइक डाउन, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको ट्रांस बोलना है। क्या बोलना है, ट्रांस बोलना है। अब ये मिथाइल देखो, ये ऊपर की तरफ एरो मारो, ऊपर की तरफ जाएगा, ये मिथाइल की तरफ से खींचोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी ट्रांस है, दिस इज ऑल्सो ट्रांस। नाउ दिस मिथाइल इज गोइंग अप एंड दिस मिथाइल इज डायरेक्शन अप, दोनों एक तरफ जा रहा है, मतलब ये सिस है। तो 1,4 पे एक्सियल एक्सियल ले लो या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ले लो, वो ट्रांस ओरिएंटेशन देता है। एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल लोगे तो वो सिस देता है। आयु पे समझ में आ गया होगा। अच्छा अभी देखो इसने क्या बोला कि भाई मेरे पास है ना दो ओरिएंटेशन है, 1,4 पे मैंने लगा के रखा है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दोनों एक्सियल एक्सियल पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा कि क्योंकि दोनों तो ट्रांस ही है ना। अब एक्सियल एक्सियल पे ले लो या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे ले लो, स्टेबिलिटी तो किसी एक की ज़्यादा होगी। तो जो एक्सियल पे लोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, इंटरेक्शन कर देगा वो तीसरे नंबर वाले ग्रुप से। तो जब आप यहाँ पे एक्सियल पे लेते हो तो ये क्या करेगा, तीसरा ये जो ग्रुप है ये यहाँ से भाई धक, इसको बोलेगा चल भाई इंटरेक्शन इंटरेक्शन खेलते हैं। तो इंटरेक्शन इंटरेक्शन होगा तो स्टेबिलिटी को घटा देगा वो। लेकिन जब वो रिंग फ्लिप मार लेगा, तो रिंग फ्लिप करने से क्या होता है, जो एक्सियल होता है वो इक्वेटोरियल पे चला जाता है। तो जो एक्सियल वाला मिथाइल था वो आ चुका है इक्वेटोरियल पे। अभी क्या हो रहा है भाई, रिपल्शन रिपल्शन का खेल खत्म हो चुका है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ट्रांस में भी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल विल बी गिवन द मोर प्रेफरेंस बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑर्डर एज कम्पेयर टू द एक्सियल एक्सियल विच इज ऑल्सो द ट्रांस। तो आपको साइक्लोहेक्सेन का डायग्राम निकाल के ही समझेगा, नहीं समझ रहा तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल वाला ही दिमाग में रखना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट समझे होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।